सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी घरौंदा। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का है। मेरे सामने था पीपल का विशाल पेड़। मेरी नजरें उसकी शाखाओं में कुछ तलाश रही थीं। अचानक दो शाखाओं के जोड़ में बनी एक छोटी सी खोह पर मेरी नजर ठहर गई। गौर से देखा तो वहां कुछ तिनके भी दिखाई दिए। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये तो शायद वही घरौंदा है जहां मेरी प्यारी गौरैया ने अंडे दिए थे। हाँ, वही घरौंदा है। डालें पहले से ऊंची हो गई हैं, लेकिन पहले की तरह अब भी खोह के ऊपर छाई हुई हैं, जिनकी वजह से धूप और बारिश से घरौंदा सुरक्षित रहता था। लेकिन घरौंदे में पंछी नहीं थे। बहुत होते हैं 16 साल, लेकिन मेरे लिए तो जैसे कल की ही बात थी। मैं इसी डाल के नीचे से देखता रहता था कैसे चिड़वा और चिरई एक एक तिनका अपनी पीली सी चोंच में दबा कर लाते, फिर उन्हें करीने से खोह में दबाते, एक तिनके को दूसरे तिनके में फंसाते, जैसे दादी स्वेटर बुनती हुई सलाइयों से ऊन को फंसाती। दादी, मेरी प्यारी दादी। पीपल से सरकती हुई मेरी निगाहें पास के चबूतरे पर ठहर गईं। वहीं तो आराम कुर्सी पर बैठी हुई दादी धीरे धीरे कुर्सी को झुलाती हुई स्वेटर बुनती थीं। कितनी सुहानी होती थी वो जाड़े की नरम नरम सी धूप। मैं चबूतरे के पास ही लॉन में खेलता हुआ कभी दादी की उंगलियों में फंसी हुई सलाइयों को देखता, तो कभी गौरैया चिड़िया की चोंच में फंसे हुए तिनकों को। अद्भुत थे वो दिन। दादी एक एक करके स्वेटर के फंदे बुनती हुई स्वेटर तैयार कर रही थीं, और उधर घोंसले में चिड़वा और चिरई तिनकों के फंदे बुन रहे थे। दादी बोली, का देख रहे हो राजू? मैं बोला, दादी वो देखो, तुम जैसे सिलाई में ऊन फंसाकर स्वेटर बना रही हो, वो चिड़ैया भी तिनकों को फंसाकर स्वेटर बना रही हैं। दादी हंस पड़ी। अरे बिटुआ, वो स्वेटर नहीं बना रही हैं, वो अपना घोंसला बना रही हैं। मैं तब 7-8 साल का ही तो था। कुतूहल से चिड़ियों को देख रहा था। दादी हंसते हुए मगन होकर अपना फेवरेट सॉन्ग गाने लगी। झूले में पवन के आई बहार प्यार छलके। तभी भीतर से दादाजी भी अपनी कुर्सी उठाए हुए आकर दादी के पास ही बैठ गए और उनके सुर में सुर मिलाकर गा उठे। दादाजी ने समझाया कि घोंसला मतलब घरौंदा, जैसे अपना ये घर। इन चिड़ियों में से एक चिड़वा है जैसे मैं, और एक चिरई है जैसे दादी। ये अपने लिए घर बना रही हैं, जैसे तुम्हारी दादी और मैंने मिलकर बड़े प्यार से इस घर को बनाया था। जहां तुम्हारे पापा का जन्म हुआ, तुम्हारी गत्तो बुआ यहीं पैदा हुई। मैं कुतूहल से सब सुन रहा था। तभी दादी बोली, देखना, कुछ दिन बाद इस घोंसले में चिड़िया अंडे देगी, फिर उससे बच्चे निकलेंगे। उस समय मेरे लिए वो सब बड़ा अजूबा था, जैसे कोई जादू हो। और वो जादू हुआ भी। कुछ ही दिन तो हुए थे, घोंसले में अंडे दिखाई दिए। मैंने एक दिन चुपके से चढ़कर देखा तो पूरे 5 अंडे थे। अब तो मेरी दिनचर्या में एक काम और बढ़ गया था, उन अंडों की चौकीदारी का। और फिर उन अंडों से बच्चे भी निकले। तब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा कि दादाजी ने भी दादी के लिए ये घोंसला बनाया था, हमारा ये घर, जहां पापा हुए, गत्तो बुआ हुई, फिर मैं भी इसी घोंसले में हुआ। कैसा आनंद से भरा था ये घोंसला, हमारा सुंदर घर। दादाजी, दादी, पापा, बुआ, मम्मी, मैं, खुशियों से भरा आंगन। शायद स्वर्ग यदि कहीं था तो यही था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारे स्वर्ग को किसी की नजर लग गई। गत्तो बुआ पढ़ाई पूरी करके सर्विस के लिए ट्राई कर रही थी। होशियार तो वो थी ही, अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में उनकी जॉब लग गई। सब खुश थे, पापा भी बहुत खुश थे।
गत्तो बुआ को लेकर अमेरिका गए। वहां कुछ दिन रहकर सब देखा, समझा और फिर घर लौट आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दादाजी के साथ मेरे दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। उन्हें जल्दी उठने की आदत थी तो मैं भी जल्दी उठने लगा। फिर उनके साथ सुबह की सैर, लौटते में कभी हाथरस वाले के दही बड़े तो कभी शंकर की जलेबियां लेकर लौटते। दादी को जलेबियां बहुत पसंद थीं। दही बड़े तो वो सट्ट से खा लेती, लेकिन जलेबी खाते हुए जब वो मुंह चलाती तो मुझे हंसी आ जाती। मैं उन्हें चढ़ाता तो झुकी हुई कमर के बाद भी मुझे दौड़कर पकड़ लेती, लेकिन मारने की जगह मुझे लिपटाकर खूब प्यार करती। असीम था उनका प्यार। एक दिन दादाजी ने बताया कि दादी के अधिकांश दांत गिर गए थे, इसीलिए खाने में प्रॉब्लम होती है। मैं अक्सर दादी के साथ ही सोता था। पास में दादाजी का पलंग भी लगा होता था। मुझे लगता कि चिड़वा और चिरई जैसे अपने बच्चों को लेके अपने घोंसले में सोते थे। एक दिन दादी के हमेशा खिले रहने वाले चेहरे को मुरझाया हुआ देखा तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। दादाजी भी थोड़ा परेशान दिखाई दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। एक रात सोने के समय मैंने दादी से पूछ ही लिया कि क्या हुआ है जो आप और दादाजी इतने परेशान से रहने लगे हैं। दादाजी सुबह की सैर पर भी नहीं जाते, पेपर पढ़ने के बहाने कुछ सोचते रहते हैं। दादी ने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया, बोली, तू मुझसे दूर चला जाएगा मेरे राजा। वो मुझे कभी राजू कहती, कभी राजा। मैं चौंका, बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आपको और दादाजी को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाने वाला। तब दादी ने बताया कि तुम्हारी मम्मी की जिद पर पापा ने भी अमेरिका में सर्विस के लिए कोशिश की थी। हम लोगों ने बहुत समझाया कि तुम्हारी यहाँ की सर्विस भी अच्छी है, लेकिन मम्मी की जिद के आगे किसी की नहीं चली। अब उन्हें भी अमेरिका से ऑफर आ गया है, इसलिए तुम सबसे दूर होना पड़ेगा हमें। दादाजी और दादी के बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं उनसे दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। आंखों में आंसू लिए मैं खिड़की को देख रहा था। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। कौन? मैंने पलटकर देखा तो सामने एक सुंदर सी युवती खड़ी हुई मुझे देख रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में सलीके से लगा हुआ काजल, होंठों पर हल्की सी लाली, दुपट्टे को उंगलियों में फंसाए हुए। कौन है आप और यहां क्या कर रहे हैं? थोड़ी रुखाई से वो बोली। मैं गौर से उसे देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। ओए, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? उसके ओए कहते ही मैं कंफर्म हो गया। बोला, डॉली? वो और तमतमाती हुई बोली, हाँ हूं मैं डॉली, लेकिन तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजू हूं, राजेश वर्मा। वो गौर से मुझे देखने लगी। मैं बोला, अमेरिका से आया हूं, तुम्हारा घंटोली। अचानक नजारा ही बदल गया। उसकी तमतमाहट पर लाज का पर्दा पड़ गया था। नजरें नीचे किए हुए वो भाग खड़ी हुई। अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मेरे मुंह से बरबस ही तो निकल गया था। मैं अपनी करनी पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बचपन की मेरी सबसे अच्छी दोस्त डॉली। बचपन में एक बार जब वो रो रही थी तो उसके सामने मैंने उसे घंटी बजाकर चुप कराया था। तब से वो मुझे घंटोली कहकर चढ़ाने लगी थी। मुझे चिढ़ तो होती थी, लेकिन वो मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए कभी उस पर गुस्सा नहीं आया मुझे। इन्हीं विचारों में खोया था, तभी देखा सामने से सत्य प्रकाश जी आ रहे हैं। वक्त की मार ने उन्हें कुछ अधिक बूढ़ा कर दिया था। पीछे से नजरें झुकाए डॉली भी आ रही थी। सत्य प्रकाश जी मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने बताया कि लगभग 4 साल पहले जब तुम्हारी दादी जी का देहावसान हुआ तो ना तो गत्तो आई, ना ही तुम्हारे पापा मुन्ना भैया आए। उन दोनों की बेरुखी ने तुम्हारे दादा सुनील जी को बुरी तरह तोड़ दिया था। खाना पीना भी छोड़ दिया था उन्होंने। हम लोगों ने बहुत समझाया। ये डॉली भी दिन रात उनकी सेवा में लगी रही।
तो वो थोड़ा सा संभले। लेकिन राजू भैया, अपनों के दिए हुए जख्म बहुत गहरे होते हैं, किसी भी मरहम से नहीं भरते, दिन रात सालते रहते हैं। और फिर लगभग 4 महीने बाद एक सुबह जब हम सोकर उठे तो मेरे दरवाजे के नीचे से तुम्हारे घर की चाबियां मिली। सुनील भैया कहीं जा चुके थे। बहुत ढूंढा हमने सुनील जी को, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। पिछले 1-1.5 साल पहले कोई बता रहा था कि हरिद्वार के कुंभ में साधुओं की एक टोली के संग उन्हें देखा गया था। वो खुद भी साधु वेश में ही थे। सच है या झूठ नहीं पता। ये भी हो सकता है कि उनके जैसे किसी साधु को देख उसे ऐसा लगा हो। मैं तो ठान कर ही आया था कि पापा और बुआ के पाप का प्रायश्चित भले ही ना हो पाए, लेकिन मेरे यहां रहने से मेरी दादी और दादाजी जहां भी होंगे शायद उन्हें शांति मिले। हालांकि सत्यप्रकाश जी ने बहुत समझाया कि अमेरिका वापस लौट जाओ, तुम्हारे पापा मम्मी परेशान होंगे, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि उन्हें परेशान होना ही चाहिए। उन्हें भी तो लगे कि बेटा जब घर से दूर चला जाता है तो कैसा लगता है। अंततः सत्यप्रकाश जी ने मुझे बंगले की चाबी दे दी। उन्होंने और डॉली ने मेरे साथ मिलकर बंगले की साफ सफाई की। नए सिरे से मेरी जिंदगी फिर से शुरू हुई। भले ही अब यहाँ दादाजी और दादी नहीं थे, लेकिन सत्यप्रकाश जी थे, उनका परिवार था और उनकी पोती थी डॉली। फिर भी मेरा मन दादाजी में लगा हुआ था। जहां भी कोई धार्मिक मेला लगता, संत समागम होता, तो पहुंच जाता कि शायद मेरे दादाजी मिल जाएं। हर पल हर क्षण मेरा मन उन्हें पुकार रहा था। मैंने लखनऊ में ही एक कंपनी में जॉब पकड़ लिया था। पापा ने बहुत कोशिश की मुझे वापस अमेरिका बुलाने की, लेकिन मैंने ठान लिया था कि लौटना नहीं है। अब हमारा घरौंदा फिर से सजने लगा था। पेड़ों पर चिड़ियां भी आने लगी थीं। फिर एक दिन उसी घोंसले में चिड़ियों के एक जोड़े को देखा तो मन खिल उठा। इतना तो पता था कि ये वही परिंदे नहीं है, लेकिन घोंसले को आबाद करने के लिए फिर से कोई आया तो। समय के साथ साथ जीवन में बड़ा परिवर्तन भी हो रहा था। सत्यप्रकाश जी ने डॉली के साथ मुझे प्रणय बंधन में बांध दिया था, लेकिन गुस्से से भरे मेरे पापा मेरी शादी में नहीं आए। मैं भी उनका ही तो बेटा था। सुन ली उनकी झिड़कियां, लेकिन वही किया जो मेरे मन को ठीक लगा। शायद इस तरह ही सही, कुछ तो पापा के पाप का प्रायश्चित होगा। अब मेरा भी परिवार था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैंने दादी वाली आराम कुर्सी भी ठीक करा ली थी। अक्सर छुट्टी वाले दिन सुबह आराम कुर्सी पर ही बीतती। वहीं अखबार पढ़ता, डॉली चाय लाती। लगता कि जैसे इस बंगले में कहीं से मेरी दादी और दादाजी हमें देखकर खुश हो रहे होंगे। मन को बड़ी संतुष्टि मिलती। तभी एक रात कुछ अजीब हुआ। हमारे कमरे की खिड़की पर किसी ने पत्थर मारा। हम दोनों तेजी से उठे, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। 2 दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। हमारे साथी सब परेशान थे। एक रात जब हम सो रहे थे तो शोरगुल सुनाई दिया। हम भागकर नीचे पहुंचे। देखा कि मोहल्ले के कुछ लोग एक आदमी को कंबल में लपेटकर पकड़े हुए पीट रहे हैं। तब तक सत्यप्रकाश जी भी आ गए। एक ने बताया कि इसे हमने रंगे हाथ पकड़ा है। पत्थर उठाकर आपके घर में फेंकने ही वाला था कि हमने इसे पकड़ लिया। तब तक पिटने वाला निढाल हो चुका था। मत मारो इसे, हमने उसे छुड़ाते हुए कहा। कम से कम पूछ तो लेते कौन है, क्यों मेरे घर पर पत्थर फेंक रहा था। तभी एकाएक उसने खुद को छुड़ा लिया और कंबल एक और फेंकते हुए बोला, तुम्हारा घर? तुम्हारा घर नहीं है वो। किस हक से तुम उस घर में घुसे? उसकी बात से हम सब चौंक पड़े। बढ़ी हुई दाढ़ी और बेतरतीब से बालों में छुपे हुए उसके चेहरे को मैं गौर से पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर सत्यपाल जी पर पड़ी। वो बोल पड़ा, इसको तुमने घर की चाबी कैसे दी सत्ते? तब तक मैं पहचान चुका था उन्हें। सन्न से सब उन्हें देख रहे थे और मैं उनके कदमों में बैठा हुआ रो रहा था। दादाजी, मैं आपका राजू। कहाँ चले गए थे आप? कितना ढूंढा हमने आपको।
आपके लिए ही तो मैं सब कुछ छोड़कर अमेरिका से यहाँ आया था। अब तो आंसुओं की गंगा जमुना दोनों ओर से बह रही थी और उसमें त्रिवेणी जैसी एक धार और आ मिली थी सत्यपाल जी के आंसुओं की। आंसुओं के इस संगम में सारे गिले शिकवे मिट रहे थे, दिल के सारे गुबार बह चले थे। मुझे तो जैसे मेरे दादाजी नहीं, मेरे भगवान मिल गए थे। हमारा उजड़ा हुआ घरौंदा अब फिर से आबाद हो गया था। घोंसले में भी चिड़ियों ने अंडे दिए थे, उनसे बच्चों के निकलने की आवाजें आ रही थीं। दादाजी आराम कुर्सी पर बैठते, लेकिन उनकी उदास आंखें जैसे दादी को ढूंढती सी लगती। फिर भी अब मन को संतोष हो चला था। और फिर एक दिन पापा मम्मी भी अमेरिका से लौट आए। लगा कि दादाजी उन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। उन्होंने पापा मम्मी को माफ कर दिया। गत्तू बुआ तो नहीं लौटी, लेकिन अब हमारे घरौंदे में फिर से खुशियां लौट आई थीं। तो दोस्तों, ये था आज का गीतों भरी कहानी घरौंदा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।